चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इन यूज़र रिसर्च, तो विचार विमर्श के माध्यम से भी हम यूज़र्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ एंड सोल्यूशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये इंश्योर करना है कि कोई भी आइडिया छोटा बड़ा नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ आइडियाज़ को बताना है जो भी आपको दिक्कतें लग रही हैं या भी प्रॉब्लम लग रही है। तो इट इनकरेजेस फ्री थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन विदाउट इमीडिएट जजमेंट एंड हेल्पिंग टीम्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसका पर्पज़ आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये हमें मदद करता है ढेर सारे डाइवर्स विचारों को और सॉल्यूशंस को फॉर अ डिज़ाइन प्रॉब्लम टू फोस्टर collaborative environment where idea is considered regardless of how unconventional it may be seen। जैसा कि हमने बोला कि हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मान रहे, यहाँ पे बस आइडियाज़ अलग अलग आ रहे हैं और यहाँ पे क्या सूट करता है, चर्चाओं के बाद हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। टू इंश्योर द टीम एक्सप्लोर्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और हमें ये भी मदद करता है कि हर तरह के लोग हैं जो कि इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस केस में कैसे हम इसको उनके अलग अलग दृष्टिकोणों को अपने सोल्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। तो प्रोसेस इसमें यही है कि आप पहले प्रॉब्लम को परिभाषित करिए, कुछ ग्राउंड रूल सेट करिए, जनरेट करिए नए नए विचारों को, और फिर उन आइडियाज़ को जो है उसको ग्रुप करिए और उसको यूज़ करिए। तो डिफाइन द प्रॉब्लम में क्लियरली आर्टिकुलेट द डिज़ाइन चैलेंज और प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। सेट ग्राउंड, जैसा कि मैंने बोला, नो आइडिया इज़ टू स्मॉल द सिली, इनकरेज ऑल पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट। और जब पार्टिसिपेंट सजेस्ट एज मैनी एज पॉसिबल विद इन अ सेट ऑफ, जो एक फिक्स सेट ऑफ टाइम और फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट द क्वालिटी। पहले एक बार ढेर सारी चीज़ें होंगी तो हम उसमें सब क्वालिटी चीज़ें निकाल लेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, तो गूगल का 8S है जिसमें 8 मिनट में आप एक तरह से 8 पॉसिबल आइडियाज़ निकालते हैं और फिर उस पर फर्दर डिस्कस करके कुछ को थ्रो अवे कर देते हैं, कुछ को लेके आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों से उसको चर्चा करते हैं। तो की प्रिंसिपल, नो जजमेंट, इनकरेज वाइल्ड आइडियाज़ एंड बिल्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ अदर्स। तो एक तरह से कभी कभी आपने कुछ पॉइंट बोला तो वो मुझे ट्रिगर करता है मेरे उसके ऊपर कुछ और सोचने का। तो एक तरह से बिल्ड ऑन आइडियाज़ ऑफ अदर्स, और एक तरह से टीम वर्क है जहाँ पे टीम कैन इम्प्रूव और कंबाइन आइडियाज़ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन। एक अच्छा बड़ा समाधान आप निकालने में मदद कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अब हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे एक ऐप बनाना है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को ब्रेल इफ़ेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली सीखने में मदद करे, और जो टीचर इंस्ट्रक्टर हैं उनको प्रोग्रेस फॉलो करने में मदद करे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसको स्केलेबल बनाने में मदद करे। तो एक तरह से मेनली इन 3 चीज़ों को करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप देख सकते हैं अलग अलग आइडियाज़ अलग अलग लोगों से आ गए। अब नेक्स्ट काम बेसिकली हमको ये करना है कि कैसे हम इसको और विश्लेषण कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन गोल, तो इसमें बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, जो अलग अलग आइडियाज़ फीचर्स आए हैं टू असिस्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन द लर्निंग ब्रेल, तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, इनहेंस एक्सेसिबिलिटी एंड इम्प्रूव प्रोग्रेस ट्रैकिंग फॉर ऑल स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे 3 तरह के स्टेक होल्डर की बात हमने की थी, जो स्टूडेंट ब्रेल सीख रहा है, जो टीचर ब्रेल सिखाने में मदद कर रहा है और स्टेटस को प्रोग्रेस को फॉलो कर रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको स्केलेबल बनाना चाहती हैं। सो आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस फॉर स्केलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऐप फर्दर। तो अब जैसे 3 तरह के स्टेक होल्डर हमने बताए, चलिए तीनों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। तो जैसे पहले जो फेज़ होता है वो डाइवर्ज फेज़ होता है, जहाँ पे हम बस जनरेट आइडियाज़ करते हैं। तो बिगिनर के लिए क्या हो सकता है, उनको एक इंटरेक्टिव टेक्टाइल लर्निंग ऐप चाहिए जहाँ पे हैप्टिक फीडबैक के माध्यम से स्टूडेंट जो ब्रेल के लेटर्स हैं उसको फील कर सकें ऑन देयर डिवाइस। उसके बाद वर्चुअल ब्रेल बुक्स विथ टेक्टाइल इनपुट अगर हो, जिससे कि स्टूडेंट कैन उसको टच करके फील करके कैरेक्टर को सीख सकें। तो ऐसा हम एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन है। ऑडियो गाइडेंस होना चाहिए जहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच
हो, ब्रेल कैरेक्टर को वो सुन सके, वर्ड्स को सुन सके, जिससे कि लर्नर कैन हियर द साउंड ऑफ कैरेक्टर एज द स्टडी। जैसे जो भी चीज़, जो भी लेटर वो सीख रहे हैं, जो भी वर्ड सीख रहे हैं, वो सुन के भी सुनाई दो, जिससे कि वो एक तालमेल बैठा सकें। एड वॉइस कमांड फॉर द स्टूडेंट टू आस्क द ऐप फॉर हेल्प व्हेन दे आर स्टक। तो एक तरह से केवल सुनने का ही नहीं, जब उनको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो वो बोल के भी अपने प्रश्न को पूछ सकें और सिस्टम को उसको मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जो बिगिनर लर्नर है वो ये भी चाहता है कि ये जो सीखना हो वो केवल सीखना ना हो, उसको हम कैसे और गेमिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन में इट शुड नॉट बी जस्ट फंक्शनल, शुड नॉट बी जस्ट यूजेबल। थोड़ा सा अगर हम उसमें इन्जॉयमेंट डाल दें, उसमें खुशनुमा माहौल डाल दें, उसको एक लर्निंग माहौल डाल दें तो बेटर होगा। तो गेमिफिकेशन के केस में डेवलप इंटरेक्टिव ब्रेल गेम्स दैट चैलेंजेस लर्नर टू आइडेंटिफाई लर्न ब्रेल कैरेक्टर्स क्विकली। मुझे याद है जब मैं बचपन में अंग्रेज़ी सीख रहा था कंप्यूटर पे, तो अलग अलग क्या होता था कि टाइपिंग सीखने के लिए कंप्यूटर पे अलग अलग बैलून्स ऊपर जाते थे और उसमें अलग अलग लेटर लिखे होते थे। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से आप देखते थे स्क्रीन में किस कलर का बैलून आया कि या किस लेटर का बैलून आया, आप उसको टाइप करते थे। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि किसी बैलून पे कोई वर्ड लिखा है तो उस वर्ड को आप तुरंत टाइप करें, और वो बैलून बर्स्ट तभी करता था जब आप सही लेटर या सही वर्ड को टाइप करते थे। तो एक तरह से ये आपको सीखने में मदद करता है, बट एट द सेम टाइम विद द गेमिफिकेशन विथ लिमिटेड टाइम। उसके बाद जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग जो उपयोगकर्ता हैं उनके स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, तो उसको पर्सनलाइज लर्निंग ऐप बनाना। तो क्रिएट एडेप्टिव लर्निंग पाथ्स वेयर द ऐप एडजस्ट डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द लर्नर प्रोग्रेस। अगर कोई तेज़ी से सीख रहा है तो उसको उसी हिसाब से दिया जाए। तो अगर मैं फिर से वापस उसी एग्जांपल पर आऊँ तो उसमें ये था कि जैसे जैसे आप अच्छा करते जाते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं, स्कोर आते जाते हैं, बैलून्स और तेज़ी से जाने लगते हैं, उस पर और कॉम्प्लेक्स वर्ड आने लगते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप उनको चैलेंज करते हैं, उनको सीखने में और मदद करते हैं। सो इंक्लूड विजुअल हेड दैट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द स्पेसिंग एंड पैटर्न्स ऑफ द ब्रेल। ये उसी तरीके से है। तो जो दूसरा स्टेक होल्डर है हमारे पास वो है टीचर और इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे वो चाहता है कि एक डैशबोर्ड हो जहाँ पे वो हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस मॉनिटर कर सके, हर स्टूडेंट की पर्सनलाइज फीडबैक दे सके, तो इन रियल टाइम जहाँ से कि वो उसको देख सके और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो अलग अलग लेसन प्लान कस्टमाइज़ कर सकें। जैसे इस क्लास में 10 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट अलग अलग ज़रूरतें हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी लेटर सीख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो लेटर सीखना अच्छे से सीख गए हैं, वर्ड सीख रहे हैं, तो उनके हिसाब से आप कस्टमाइज़ करिए लेसन प्लान को। इंटरेक्टिव ट्रेनिंग मोड, जहाँ पे एक मोड होगा वेयर टीचर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू राइट ब्रेल वाइल एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस टू स्टूडेंट्स। तो एक तरह से ट्रेनिंग मोड में आप उनको सिखा सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा तीसरा स्टेक होल्डर था डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे एक तरह से स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे इस ऐप को पहुँचा सकते हैं, कैसे वो यूज़ कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर अदर कंस्ट्रेंट। तो इंस्टीट्यूशनल लाइसेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो है। अब अगर हम तीनों स्टेक होल्डर को एक साथ लेके बताएं तो जो कंबाइंड जनरल फीडबैक है, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग चाहिए, ऑफलाइन सेटिंग चाहिए, ऑफलाइन फंक्शनलिटी चाहिए, फीडबैक ऑन कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए। तो इस तरीके से ये जनरल फीचर हैं जो कि सारे स्टेक होल्डर को लिए चाहिए। तो अब फाइनली अब हम इसको कन्वर्ट्स करते हैं। पहले तो डाइवर्स सब कुछ चाहिए था, ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अब उसको कन्वर्ज करने की ज़रूरत है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग या कन्वर्जन फेज में अब हम आइडिया जो अलग अलग आइडियाज़ आए अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग लोगों से, अब हम उसको कन्वर्ज करते हैं। तो कन्वर्जेंस इस तरह से हुआ, हैप्टिक फीडबैक चाहिए होगा, रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग चाहिए होगा, गेमिफाई चाहिए होगा, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये 4 चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट।
तो एम्पैथी मैपिंग हम करते हैं। एम्पैथी मैपिंग में आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली मदद करता है अलग अलग यूज़र के इमोशंस, थॉट और बिहेवियर को समझने में, एंड इट हेल्प्स डिज़ाइन टीम बिल्ड डीप ह्यूमन सेंटर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ यूज़र नीड, मोटिवेशन, पेन पॉइंट्स एंड एक्सपीरियंस। तो इसका पर्पस क्लियर है। ये एम्पैथी बनाता है, एम्पैथी फॉर द यूज़र ऑफ विजुअली मैपिंग दियर थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर। और ये यूज़र रिसर्च जो इंटरव्यू सर्वे हुआ है उसको एक्शनेबल इंसाइट में कन्वर्ट करता है और अलाइन द टीम अराउंड द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र पर्सपेक्टिव, जिससे कि दोनों लोग समझे कि यूज़र पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है। और द प्रोसेस इसका ये है कि कंडक्ट यूज़र रिसर्च टू गैदर द डेटा फ्रॉम इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, अलग अलग तरीक़ों से। उसके बाद उससे हम एक एम्पैथी मैपिंग बनाएंगे और एम्पैथी मैपिंग के बाद जो भी हमें मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 भागों में, जो है सेज बोलना, जो बोल रहे हैं, थिंक जो सोच रहे हैं, डज जो कर रहे हैं, फील जो महसूस कर रहे हैं। तो ग्रुप इनसाइट एक तरह से ये ऐसे हो जाएगा, ऑर्गेनाइज एंड सिंथेसाइज द डेटा इनटू दीज कैटेगरीज। डायरेक्ट जो डायरेक्टली बोला गया है स्टेटमेंट यूज़र के द्वारा, थिंग्स जो कि सोचा गया है बट उन्होंने बोला नहीं है, डज जो ऑब्जर्व करते हैं अपने बिहेवियर और एक्शन के माध्यम से, फील इमोशन और मूड द यूज़र एक्सपीरियंसेस। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो हम अपना वेब प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इस 3 तरीके से स्टेक होल्डर के लिए जब हमें एम्पैथी मैपिंग बनाते हैं तो एक तरह से देखें जितनी भी फीडबैक और ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिली उसको हम इन 4 भाग में बांट दिए। क्या बोला, क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या करते हैं। और ये एक तरह से ग्रुपिंग हमें बहुत मददगारी होती है डिज़ाइनर के लिए कि अब हमें करना क्या है, जो बोला करना है, जो सोच रहे हैं, तो ये हमें बेसिकली ओवरऑल एक अच्छा सिस्टम बनाने में मददगार साबित होता है। तो जैसे अगर हम वापस अपने प्रोजेक्ट की ओर आएँ तो सेज में आता है, बिगिनर लर्नर ने बोला आई स्ट्रगल विथ रिमेंबरिंग ऑल द ब्रेल कैरेक्टर। तो ये उसने बोला। टीचर ने बोला आई नीड अ टूल टू मॉनिटर माई स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एफिशिएंटली। कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को और अच्छे से मॉनिटर कर सकती हूँ। स्टूडेंट बोलता है कि मुझे जो अलग अलग ब्रेल कैरेक्टर उनको याद करने में परेशानी होती है। इंस्टीट्यूशन बोलता है मैं इसको कैसे और स्केलेबल और भी ज़्यादातर लोगों तक बड़े आसानी से पहुंच बना सकती हूँ। और कॉमन इंसाइट यही है कि सभी ने बोला कि एक बेटर एक्सेसिबिलिटी, प्रोग्रेस ट्रैकिंग और इजी लर्निंग पाथ वाला एक ऐप चाहिए या एक सोल्यूशन चाहिए। उन्होंने सोचा क्या, एम आई एवर गोइंग टू बी रीड ब्रेल फ्लुएंटली। इस तरह से वो अपना बताते हैं कि वो सोच रहे हैं मैं सीख भी पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। टीचर भी बोलता है मैं कैसे कभी कर देखूँगी कि स्टूडेंट मेरे अपने से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अपने से। इंस्टीट्यूशन कभी सोचेगा कभी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा कि नहीं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थिंक में कॉमन जो 3 स्टेक होल्डर हैं वो क्या सोचते हैं और वो क्या ग्रुप इनसाइट है। सिमिलरली ये क्या करता है, तो ये प्रैक्टिस ब्रेल यूजिंग टेक्टाइल इंटरफेस एंड मे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द टीचर। तो ये स्टूडेंट जो होता है वो ब्रेल प्रैक्टिस करता है और जब भी उसको मदद की ज़रूरत होती है टीचर से पूछता है। उसी तरीके से अगर आप टीचर का देखेंगे तो टीचर प्रोग्रेस कर जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस है उसको मैनुअली और एग्जिस्टिंग टूल के माध्यम से उसको देखता है क्या प्रोग्रेस कर रहा है अलग अलग। सिमिलरली और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उसको बताता है कि आप इसको पढ़िए, इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे करिए। इंस्टीट्यूशन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट द ऐप टू स्टूडेंट, ट्रेन इंस्ट्रक्टर टू यूज़ इट, और जो उनका प्रोग्राम है उसमें इंटीग्रेट करने के लिए बोलता है। और कॉमन इंसाइट एक तरह से यही है कि एक्शन यूज द ऐप इज़ हैपनिंग अक्रॉस ऑल ग्रुप बट देयर इज़ अ रूम फॉर बेटर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रैकिंग एंड पर्सनलाइज लर्निंग। और लास्ट में जो फील वो महसूस क्या करता है, कुछ समय फ्रस्ट्रेट महसूस करता है क्योंकि, और कुछ समय मोटिवेटेड भी महसूस करता है जब चीज़ों को अच्छे से करता है, अच्छे से ब्रेल कैरेक्टर्स को सीखता है, और नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेट भी करता है। टीचर होपफुल है कि टेक्नोलॉजी एक दिन ब्रेल एजुकेशन को और अच्छा बना पाएगी, बट कभी कभी स्ट्रेस भी रहती है कि कैसे सीखेगी, कैसे हम इसको क्यूरिकुलम में अपने इंटीग्रेट करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमिस्टिक है कि चलिए हम कुछ तो जीवन में बदलाव लाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स को, बट वही सोचता है कि भाई इसका खर्च कौन उठाएगा।
कॉमन इंसाइट यही है, देयर आर मिक्स इमोशन फीलिंग रेंजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन टू होप कि कुछ तो होगा आगे। तो समरी है पूरे कंबाइंड इंसाइट की जो कि हम एम्पैथी मैपिंग से निकाले हैं। लर्नर के लिए दे नीड पर्सनलाइज लर्निंग टूल, interactive feedback or motivation to keep progressing. Teacher, they need a tool to help them track student progress and offer tailored guidance or customize, you can say, study material. Institution को चाहिए, they need a scalable solution that is cost effective, बहुत महंगा ना हो, सस्ता हो, और सभी तरह के लोग, सारे स्टूडेंट्स irrespective of their disability बड़े अच्छे से इसको यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे डिज़ाइन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हम क्या एक ऐसा पर्सनलाइज लर्निंग ऐप बना सकते हैं बिगिनर के लिए, क्या हम एक ऐसा प्रोग्रेस ट्रैकिंग बना सकते हैं टीचरों के लिए, क्या हम एक ऐसा स्केलेबल ऐप बना सकते हैं जो कि आसानी से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में बड़े आसानी से एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड को मिल के बना। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एम्पैथी मैपिंग बनाई और यूज़र को समझा, यूज़र की ज़रूरतों को समझा और उसके हिसाब से अब उसको आगे ले जा रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि क्या आप उसी तरीके से एम्पैथी मैपिंग बना सकते हैं कैब बुकिंग ऐप के लिए, रनिंग ऐप के लिए, ऑनलाइन गेमिंग एग्ज़ाम के लिए, जिम ट्रेनिंग ऐप के लिए एंड सो ऑन। तो इसमें आपको करना है जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके लिए क्रिएट करना है एम्पैथी मैपिंग और डिवाइड इनटू ये जो 4 घटक हमने बताए, सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें आप डिवाइड करिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्मली जब भी हम स्टेक होल्डर बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसको 3 से 5 ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स में ही बनाएं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर पर्सोना बना रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5 पर्सोना ही बनाएं प्रोजेक्ट के लिए। तो पर्सोना बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ कलेक्टेड डेटा टू क्रिएट 3 to 5 पर्सोना दैट रिप्रेजेंट की यूज़र ग्रुप। जैसे की यूज़र ग्रुप हमारे पिछले केस में कौन था, स्टूडेंट था, टीचर था और ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहाँ पे फोकस ऑन डेमोग्राफिक्स, मोटिवेशन, बिहेवियर एंड चैलेंजेस। पर्सोना फॉर ब्रेल लर्निंग ऐप जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमने बात की थी 3 स्टेक होल्डर थे, बिगनर, ब्रेल लर्नर, टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम आगे बढ़ें तो इस पर्टिकुलर वर्क में हमने 3 पर्सोना बनाए हैं। तो पहला जो पर्सोना है एक विमांस नाम का स्टूडेंट है जो कि 9 साल का है और बिगिनर है। तो ये बेसिकली अब इसके बारे में आप जैसे हमने बताया था जब भी हम पर्सोना बनाते हैं तो हम एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में, उनका भले ही ये काल्पनिक है लेकिन उनके बारे में हम और भी डिटेल चीज़ें देते हैं, उनको नाम बताते हैं। जैसे यहाँ पे उसका नाम विमांस अरोरा है, बिगिनर है, 9 साल का है, 4th ग्रेड में है। अ ब्राइट 9th ईयर ओल्ड स्टूडेंट रिसेंटली लॉस्ट हिज विजन। तो ये रिसेंटली अपनी आई साइट को लूज़ किया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं विमांस आल्दो ब्रेल सीख रहा है लेकिन उसको डिफ़िकल्टी है उसको समझने में, नई लैंग्वेज को करने में। विमांस के बाद अगर हम अगले पर्सोना की बात करें भार्गवी की, जो कि इंटरमीडिएट कह सकते हैं लेवल पे है, 27 साल इसकी उम्र है, एमए कर रही है और वो बॉर्न ब्लाइंड है। तो अगेन इसके अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। टीचर जो आकांक्षा ओबेरॉय जी हैं, कह सकते हैं कि उनका 7 साल का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और आकांक्षा जी इज़ अ वेल वर्स्ड विद द फील्ड। हाउएवर शी हैज़ बीन लूजिंग मोटिवेशन, क्योंकि बच्चे सीख नहीं पा रहे, मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है उनका। तो दैट इज़ समथिंग, कैसे हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, ये एक तरह से है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप पर्सोना को और डिटेल बना सकते हैं। जैसे आई मे हैव लॉस्ट साइट बट आई विल नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। तो एक तरह से उसके गोल्स क्या हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसके बारे में क्या डिटेल्स है। सिमिलरली आप जो भी आपने 3 पर्सोना लिए हैं उनके अच्छे से बना सकते हैं। तो टीच देम टू फाइंड देयर वे एंड दे विल नेविगेट द वर्ल्ड इन देयर ओन। उस तरीके से आपने सिमिलरली जो ये टीचर के लिए बनाया और ये जो इंटरमीडिएट लेवल की स्टूडेंट थी उसके बारे में बताया, उसका गोल क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसके बारे में क्या डिटेल है, वर्ड्स दैट हैव पावर वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, एक्टिविटी के तौर पे, कि आप ई-कॉमर्स ऐप के लिए आप पर्सोना बनाइए। जैसे कि हमने सोफिया का बारे में कुछ डिटेल्स दी है, डेमोग्राफिक्स क्या है, मोटिवेशन क्या है, गोल्स क्या है, और फ्रस्ट्रेशन अगर आप ऐड करना चाहें फ्रस्ट्रेशन भी ऐड कर दें।
और तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है पेन पॉइंट क्या है, बिहेवियर क्या है। तो उसी तरीके से क्या आप स्पॉटिफाई के लिए बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए बना सकते हैं, क्या आप एयरबीएनबी के लिए बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग पर्सोना इन एससीआई, तो एक तरह से आप देख सकते हैं एम्पैथी हमें पता होता है, सहानुभूति होता है, किस किस तरह के लोग हमारे एप्लीकेशन को, हमारे सिस्टम को यूज़ करने जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप कस्टमाइज सोल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे फोकस होता है हेल्प प्रायोरिटाइज फीचर्स दैट मैटर मोस्ट टू द टारगेट यूज़र। तो इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे एक फिटनेस ऐप है जो कि रिमाइंडर भेजता है हेल्थ कॉन्शियस लोगों को समय के हिसाब से। तो ये हमें ये भी मदद करता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ एक कॉमन गोल के साथ आप बना सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे यूजिंग पर्सोना इन प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन वाई सर्टेन डिसीजन वर मेड, तो एक तरह से वो डिसीजन लेना भी, उसको समझाना भी, जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। तो टिप्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव पर्सोना, कैसे आप एक अच्छा पर्सोना बना सकते हैं। तो बेस पर्सोना ऑन डेटा रादर देन एज्यूम्पशन, कीप पर्सोना रियलिस्टिक, आप उनसे रिलेट कर पाएँ और उसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज ना करें, आइडियलाइज नहीं करें। जैसा आप रियल लाइफ में देखते हैं कोशिश करें उसके आसपास रहे। इंक्लूड बोथ गोल्स एंड द पेन पॉइंट, कि उनका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लिमिट द नंबर ऑफ पर्सोना, जैसे कि मैंने बोला पहले 3 से 5 के आसपास रखिए। अपडेट रेगुलरली, समय के साथ उसको अपडेट भी करिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, रिक्वायरमेंट बदल रही है, आपके स्टेक होल्डर बदल रहे हैं। तो पर्सोना शुड बी सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड इट इवॉल्विंग विद द प्रोडक्ट, जैसा कि मीना जी ने बोला था। चैलेंजेस इन यूजिंग पर्सोना, तो ओवर जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए, आउटडेटेड डेटा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें पर्सोना का निर्माण करना चाहिए। और मिस इंटरप्रिटेशन, कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप उसको अवॉइड करिए बिकॉज डिफरेंट टीम मेंबर्स में इंटरप्रीट पर्सोना डिफरेंटली। तो वो चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि एज वो जितना क्लियर कंसाइज हो उतना अच्छा है, एम्बिग्विटी के चांसेस ना हो। इग्नोरिंग एज केसेस, पर्सोना में नॉर्मली हम एज केसेस को नहीं बनाते हैं, अदरवाइज़ वो ओवरऑल एक गलत मैसेज डिज़ाइनर के पास जाता है और वो गलत बेसिकली कार्य कर पाता है। तो अब जैसे आपको हेल्थ केयर ऐप के लिए बनाना है तो आप कैसे आप बना सकते हैं, ये चीज़ें आप देखिए। हेल्थ केयर ऐप डिज़ाइन पर्सोना सच एज केयर गिविंग सारा, पेशेंट जॉन, उस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, एंगेज स्टेक होल्डर्स, विजुअल्स यूज़ करिए जिसको देख के उसको समझना आसान हो, इनकॉर्पोरेट सिनेरियोस, अलग अलग सिचुएशन सिनेरियोस को डालिए, छोटा रखिए, बहुत बड़ा रखेंगे तो उसको समझना कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा। तो कंक्लूजन देखिए इसका यही है, पर्सोनाज आर इसेंशियल टूल्स इन एससीआई हेल्पिंग डिज़ाइनर क्रिएट यूज़र फोकस सॉल्यूशंस। व्हेन बेस्ड ऑन सॉलिड रिसर्च पर्सोना इम्प्रूव एम्पैथी, फोकस, कम्युनिकेशन, ऐसा रिसर्च भी कहता है। तो अपने पर्सोना को इन सब चीज़ों पे बेस करते हुए, डेटा पे बेस करते हुए आप बनाइए और बिल्कुल उसका लाभ आपको मिलेगा। सो रिमेंबर दैट पर्सोनाज आर गाइडलाइंस नॉट द रिजिड रूल्स, तो दे शुड अडेप्ट एज यूज़र नीड्स इवॉल्व। समय के साथ जैसे आपके उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतें बदलती हैं उसी तरीके से इसको भी बदलना चाहिए। तो उसके साथ चलिए अब हम डेटा सिंथेसिस पे आते हैं। तो डेटा सिंथेसिस में आप देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ आपको अलग अलग डेटा मिला, कैसे आप उससे की इंसाइट निकाल पा रहे हैं। तो डेटा सिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालाइजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टेड फ्रॉम यूज़र रिसर्च। तो जिससे कि आप अलग अलग पैटर्न्स को, अलग अलग निष्कर्ष निकाल पाएँ जो कि आपको डिज़ाइन में मदद करती हैं। So it is a key steps in transforming raw data into actionable items. तो क्यों डेटा सिंथेसिस की हमें ज़रूरत है? ये हमें मदद करता है अलग अलग की इंसाइट निकालने के लिए, मीनिंगफुल थीम्स निकालने के लिए फ्रॉम डेटा। अलग अलग पैटर्न हम इससे स्पॉट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ट्रेंड निकाल सकते हैं। हम जो अलग अलग यूज़र की ज़रूरतें हैं उसको भी हम बता सकते हैं कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, किस बात पे हमें मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ड्राइव्स डिज़ाइन डिसीजन, सो इन्फॉर्म द क्रिएशन ऑफ पर्सोनास, पॉइंट ऑफ व्यू एंड गाइड्स
आइडिएशन। तो डेटा सिंथेसिस की अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनमें अफिनिटी मैपिंग और डेटा क्लस्टरिंग मुख्य रूप से पॉपुलर है। तो अफिनिटी मैपिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं उनको ग्रुप करते हैं टू आइडेंटिफाई कॉमन यूज़र नीड्स एंड पैटर्न्स। जैसे SCI टीम कंडक्ट अ यूज़र इंटरव्यू एंड ग्रुप फीडबैक यूजिंग स्टिकी नोट्स। तो अब उन स्टिकी नोट को आप अलग अलग तरीके से थीम के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ईजी ऑफ यूज़, नेविगेशन इशू, फीचर रिक्वेस्ट, इमरजेंस वगैरह वगैरह। डेटा क्लस्टरिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्लस्टरिंग टेक्निक है टू कैटेगराइज जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप उनको अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन दियर परचेसिंग बिहेवियर, बेस्ड ऑन दियर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स लाइक बार्गेन हंटर्स, लॉयल बायर्स, जिससे कि आप उनको अलग अलग ऑफर्स भी दे सकते हैं, अलग अलग UI भी दिखा सकते हैं। जैसे HDFC बैंक के फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 अकाउंट हैं, एक में मैं प्रिविलेज मेंबर हूँ तो मुझे अलग UI और अलग इंटरफेस दिखता है, मुझे खास दिखाने की कोशिश करता है। एक दूसरा नॉर्मल अकाउंट है जिसमें नॉर्मल यूज़र की तरह दिखाया जाता है। तो एफिनिटी मैपिंग बेसिकली आल्सो नोन एज एफिनिटी डायग्रामिंग। तो इसमें बेसिकली ये मेथड यूज टू ऑर्गेनाइज सिंथेसाइज क्वालिटेटिव डेटा बाय ग्रुपिंग रिलेटेड आइटम्स बेस्ड ऑन दियर नेचुरल रिलेशनशिप। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम कैसे एक इफ़ेक्टिव ग्रुपिंग कर सकते हैं उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, थीम्स के हिसाब से, जो हमें मददगार साबित होते हैं आगे अलग अलग यूज़र की ज़रूरतों को समझने में। टू आइडेंटिफाई कनेक्शन बिटवीन डेटा पॉइंट्स, टू फाइंड इमर्जिंग थीम्स एंड इनसाइट, एंड विजुअली कैटेगराइज यूज़र फीडबैक, ऑब्जर्वेशन एंड द आइडियाज़। तो अफिनिटी मैपिंग बेसिकली आपको हेल्प करता है मेक सेंस ऑफ chaos बाय फाइंडिंग द पैटर्न हिडन विद इन इट। क्योंकि एक तरह से आपने इतना डेटा कलेक्ट किया अलग अलग यूज़र रिसर्च के माध्यम से, अगर हम उनसे सारे यूज़फुल इंसाइट नहीं निकाल पाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, और जो कि जिन बातों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब हम इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, जैसे हमने पहले बताया, आप पहले डेटा कलेक्ट करेंगे यूज़र रिसर्च से अलग अलग माध्यमों से, उसके बाद ईच डेटा पॉइंट को स्टिकी नोट्स पे एक तरह से लिखेंगे, उसके बाद फिर ग्रुप सिमिलर नोट्स टू फॉर्म द अलग अलग क्लस्टर में, उसके बाद हर क्लस्टर को हम एक नाम दे सकते हैं, लेबल दे सकते हैं बेस्ड ऑन द इमर्जिंग थीम्स। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो हमारा सेम प्रोजेक्ट था ब्रेल लर्निंग ऐप, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई द कैटेगराइज की इनसाइट एंड आइडियाज़ रिलेटेड टू ब्रेल लर्निंग ऐप। तो यहाँ पे एक तरह से पहला स्टेप होगा गैदर डेटा कलेक्शन के बाद हम उसको कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग थीम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, एफिनिटी क्लस्टर उसका नाम हम बोलेंगे, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इनसाइट एंड एक्शनेबल आइडियाज़, जो अब उसको हमें आगे करना है उस थीम के हिसाब से, और फाइनली उस की इनसाइट फॉर डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एफिनिटी मैपिंग की बात करें तो इस गिवन प्रॉब्लम के लिए हमने अलग अलग एफिनिटी मैपिंग की है। यूज़र नीड, यूज़रों जो आपके अलग अलग उपयोग करता है उनकी ज़रूरतें क्या हैं, टेक्निकल नीड, डिज़ाइन नीड्स एंड स्केलेबिलिटी नीड्स। तो एक तरह से जो मुख्य रूप से जो हमें एफिनिटी लेबल्स थे ये हो गए, और उसके हिसाब से जो स्टिकी नोट्स थे हमने उसको उनमें डाल दिया, और यहाँ पे आप उनको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि हमें इनको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो एफिनिटी मैपिंग और इन सबको हम अपने ट्यूटोरियल में भी डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं। तो स्टेप 1 में जैसे कि हमने बताया कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग आइडियाज़, डेटा पॉइंट, पिन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन ये हमने किया। और जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं बिगिनर लर्नर से हमें डेटा मिला, स्ट्रगल विथ मेमोराइजिंग ब्रेल कैरेक्टर, नीड क्लियर सिंपल फीडबैक ऑन मिस्टेक्स। जब भी हम फ्रस्ट्रेट और डिमोटिवेट हो जाते हैं व्हेन प्रोग्रेस इज़ लो, तो हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो कि हमें और ब्रेल मटेरियल दे जिससे हम इंडिपेंडेंटली कर पाएँ, और हमें मोर एंगेजिंग और इंटरेक्टिव लर्निंग मेथड्स की ज़रूरत है, और हमें टेक्टाइल फीडबैक और को हम ज़्यादा पसंद करते हैं विजुअल एड्स के कंपैरिजन में। सिमिलरली टीचर की देखिए अपनी अलग अलग जो डेटा पॉइंट्स थे ये निकल के आए, आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में प्रोग्रेस ट्रैकिंग चाहिए, कस्टमाइज लेसन प्लान चाहिए, टूल चाहिए मॉनिटर करने के लिए, उनको
और मदद देने के लिए। सिमिलरली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनको स्केलेबल एक तरह से सॉल्यूशन चाहिए, ऐप चाहिए और एक सस्ता टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स तक अपनी पहुंच बना सके। वो एक्सेसिबल होना चाहिए और जो स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस अलग अलग हैं एक्सेसिबिलिटी के, उसको फॉलो करना चाहिए। हमें मल्टीलिंगुअल सपोर्ट चाहिए जिससे कि हम अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों तक पहुंच सकें और ये आसानी से मैनेज और लाइसेंसिंग हो सके। इस तरह के जो डेटा हमें मिल कर आए तो उसके बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करने जाएंगे तो पहली कैटेगरी एक तरह से थी लर्नर नीड, जहाँ पे हम सीखने की ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स की बात करते हैं। उसके बाद हम टीचर्स नीड्स की बात करते हैं, जहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं कि टीचर को क्या ज़रूरतें हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कैसे कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरतें हैं। कैटेगरी 4 में अगर हम देखें तो फाइनली जनरल फीचर फॉर ऑल स्टेक होल्डर, जो सारे लोगों को चाहिए, तो अलग अलग हम यहाँ पे फीचर की बात करते हैं। उसी तरीके से अगर हम एफिनिटी मैपिंग की बात करें तो उसमें हम अलग अलग थीम्स बना सकते हैं। जैसे पहले थीम में हम यूज़र इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन की बात करते हैं, तो ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं कैसे लर्नर, टीचर और ऑर्गेनाइजेशन के इंगेजमेंट और मोटिवेशन के बारे में पॉइंट्स है। थीम 2 की बात करें तो पर्सनलाइज लर्निंग एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग है। उसी तरीके से हम थीम 3 देख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी के ऊपर है। तो यहाँ पे लर्नर रिक्वायर एन ऐप टू टैक्टाइल, ऑडिटरी एंड इंटरेक्टिव टू मीट डाइवर्स लर्निंग ऐप्स। इंस्टीट्यूशन की उसी तरीके से आप देख सकते हैं टीचर्स की अलग अलग एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है। स्केलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के बारे में, इंस्टीट्यूशंस आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल सोल्यूशन, टीचर्स वांट इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, लर्नर नीड अफोर्डेबल। अगर अलग अलग तरीके से स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एक तरह से अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शनेबल आइडियाज़ का, तो यूज़र इंगेजमेंट के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। जैसे फोकस ऑन इंटरेक्टिव लर्निंग पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, इनकॉर्पोरेट गेम लाइक फीचर्स करने की ज़रूरत है, प्रोवाइड क्लियर इंस्टेंट फीडबैक टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न एंड फ्रस्ट्रेशन। उसी तरीके से जो अगला कह सकते हैं कि एक्शनेबल आइटम है पर्सनलाइज एंड एडेप्टिव लर्निंग, उसके लिए हाउ टू डिज़ाइन अ डायनेमिक क्यूरिकुलम दैट एडेप्ट्स टू द लर्नर स्पेस, implement progress tracking tool for teachers to assess performance and adjustment। उसी तरीके से अगला एक्शनेबल आइडियाज़ जो है एक्सेसिबिलिटी और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के लिए कैसे हम इंश्योर करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट दिया जा रहा है। स्केलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी कैसे हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये कैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। उसी तरीके से लास्ट स्टेप आता है कि इनसाइट फॉर डिज़ाइन, तो हम इंटरेक्टिव फीचर बना सकते हैं, प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट कर सकते हैं और इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इन अलग अलग चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं। जैसे इंटरेक्टिव फीचर में हम हैप्टिक फीडबैक डालेंगे, वॉइस गाइडेड नेविगेशन डालेंगे और गेमिफिकेशन डालेंगे बिगिनर के लिए। उसी तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड फॉर टीचर बनाएंगे स्टूडेंट मॉनिटर के लिए, और उसी तरीके से बाकी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो डेटा सिंथेसिस एक डेटा क्लस्टरिंग टेक्निक है जिसमें हम अलग अलग ग्रुप को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीके से उनके सिमिलरिटी के आधार पर उनको हम डिवाइड करते हैं। तो एक तरह से ये हमें, इसका पर्पज़ ये है, ये रिवील करता है हिडन डेटा पैटर्न्स इन डेटा, कैटेगराइज यूज़र बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी, बिहेवियर्स एंड नीड्स, इन्फॉर्म डिसीजन फॉर टारगेटेड डिज़ाइन स्ट्रेटजीज। तो इसका पर्पज़ है एक तरह से हम देख सकते हैं टू रिवील हिडन पैटर्न, टू कैटेगराइज यूज़र based on their similar behavior, to inform decision for targeted decision strategies। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि 3 पॉपुलर टेक्निक्स हैं क्लस्टरिंग की, के मीन्स, हायरार्की, डीबी स्कैन। इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं, अपने से देख सकते हैं। तो अब चलिए डिज़ाइन थिंकिंग को रिविजिट करते हैं क्विकली। हमने बात की थी अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे एम्फेसाइज और डिफाइन की बात की थी, कैसे हम जिस पे जोर लगाते हैं और परिभाषित करते हैं। दूसरा होता है एक्सप्लोर, जिसमें हम आइडिएट और प्रोटोटाइप करते हैं। तीसरा होता है मेटेरियलाइज, जहाँ पे हम इसको टेस्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो इटरेटिव नेचर में कैसे एक के बाद एक होती हैं और ये हमें मदद करती हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग में एम्पैथाइज है, जो कि क्रिएशन ऑफ पर्सोना जो होता है वो यहाँ पे बड़े अच्छे से फिट होता है। और डिफ़ाइन के केस में हम एक तरह से POE, पॉइंट ऑफ व्यू, बनाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। आइडिएट के केस में हम हाउ माइट वी बनाते हैं, जो कि कैसे पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं। प्रोटोटाइप के केस में डेवलप टेंजिबल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ फ्रॉम आइडिया स्टेज। उसके बाद फिर हम प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि हम टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं फ्रॉम बेस्ट आइडियाज़ फ्रॉम द आइडिएशन स्टेज। तो यहाँ पे हम कुछ MVP बनाते हैं, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं और मॉकअप करते हैं। और फाइनली हम इटरेट करते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द यूज़र फीडबैक, जिससे कि हम अलग अलग पर्सोना बनाएं और POV को माइंड में रखते हुए, और फाइनली उसको हम लॉन्च करते हैं सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके रियल वर्ल्ड लोगों के लिए। तो पर्सोना जैसे हमने बताया कि ये एम्फेसाइज स्टेज में फिट होता है, और रोल जैसे फिक्शनल होता है, डेटा के हिसाब से हम इसके बनाते हैं। और वाइट मैटर्स प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट सिंपैथी फॉर द यूज़र इंश्योरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस। दूसरा हमने बात की पॉइंट ऑफ व्यू, उसका परिपेक्ष क्या है, तो ये बेसिकली डिफाइन स्टेज में आता है। तो POV इज़ अ क्लियर एंड कंसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द यूज़र्स नीड। तो ये ज़रूरत क्यों है, क्योंकि फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम मेकिंग इट ईजियर। तो इसको हम एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे आगे तो और आसान होगा। जैसे हम बताते हैं POV फॉर्मूला ऐसे, यूज़र उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो एक तरह से ये आप मिल जाते हैं। तो आप जो भी सेंटेंस रिक्वायरमेंट है उसको इस फॉर्म में हम डाल सकते हैं। तो आप इस लिंक पे जाके इसके बारे में और देख सकते हैं। जैसे यूज़र हु इज़ एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम, नीड उसको क्या ज़रूरत है, इंसाइट और उसे क्यों इसको करने की ज़रूरत है, ये हमें मददगार साबित होती है इसको बनाने में। आप जैसे कोई भी सेंटेंस हम ऐसे इसमें बनाते हैं, वी मेट, वी सरप्राइज, वी वंडर, इट वुड बी गेम चेंजिंग। तो इस तरीके से हम POV बना सकते हैं और उसका मदद ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्बन मोबिलिटी के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए आप अलग अलग POV बना सकते हैं। ये आपके लिए करने के लिए है, ग्रोसरी के लिए बनाइए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बनाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे हमने हाउ माइट वी, तो एक तरह से ये आपके आइडिएशन डिफाइन और आइडिएशन स्टेज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जहाँ पे आप हाउ माइट वी क्वेश्चंस के माध्यम से आप बेसिकली एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे बोलते हैं हाउ माइट वी मेक इट ईजियर फॉर द यूज़र टू फाइंड ट्रस्टेड रिलायबल सिनेरियोज सोर्सेज इन सर्च रिजल्ट। हाउ माइट वी, तो एक तरह से आप पूछते हैं कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको नवाचार करने में, विचार करने में बड़ा आसान होता है। और डिफाइन से जो कि आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने परिभाषित किया है, वहाँ से आप स्टार्ट करके आप एक विचार के तौर पे पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जब आप विचार कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके बाद MVP पे आते हैं जहाँ पे कुछ टेंजिबल आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये एक तरह से ब्रिज होता है आइडिएशन और टेस्ट स्टेज के बीच में। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनने के बाद उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, कुछ कोर इनफ फीचर के साथ आप उसको टेस्ट करते हैं, उस पर फिर फीडबैक देते हैं, जिससे कि आप उस पर फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और फाइनल जो स्टेप होता है वो लॉन्च स्टेप होता है, जहाँ पे आप डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जब सब सारे फीडबैक को आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, तब आप उसको आगे लॉन्च कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो Airbnb के केस स्टडी के माध्यम से हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी है। तो हम यहाँ पे अब डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसको देखें कैसे यूज़र रिसर्च किया गया है टू अंडरस्टैंड नीड, प्रेफरेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रैवलर एंड होस्ट। पर्सोना कैसे क्रिएट किया गया है वो आप देख लीजिएगा। उसी तरीके से कैसे हम अलग अलग ट्रैवलर और होस्ट के यूज़र रिसर्च के डेटा कलेक्ट किए हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे गैदर डेटा फ्रॉम सर्वे हो, उस तरीके से हम कर सकते हैं। हाउ माइट वी क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं, हाउ माइट वी मेक फाइंडिंग यूनिक एंड अफोर्डेबल अकोमोडेशन। तो हाउ माइट वी के क्वेश्चंस आप ऐसे पूछ सकते हैं। प्रोटोटाइप आप बना सकते हैं, एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जो को मॉकअप भी कर सकते हैं, और उसके बाद एक यूज़र फ्रेंडली सर्च फंक्शन बना सकते हैं कि जैसे आप बजट फ्रेंडली, होम फ्रेंडली, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप घर ढूंढ सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, और फाइनली उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं इस मूल्यांकन के द्वारा। तो आप वहाँ पे कंडक्ट यूजिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, गैदर फीडबैक कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और फाइनली आप इसको इम्प्लीमेंटेशन का देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एक फाइनल प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस के ऊपर दे सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हमने Airbnb यूज़ केस के बारे में बात की, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में देखें, अपने से करें। और विद दिस
ये इस सप्ताह की समरी है कि कैसे यूज़र पर्सपेक्टिव, जो यूज़र परिप्रेक्ष्य है वो सेंट्रल है किसी भी SCI बेस्ड सिस्टम का। एक गुड डिज़ाइन जो होता है वो डाइवर्स यूज़र बेस इंश्योरिंग यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन के बारे में बताता है। हमें उस पर जोर देना चाहिए कैसे ऑनगोइंग रिसर्च, एडेप्टेबिलिटी, स्टे रेलिवेंट इन चैलेंजिंग टेक्निकल लैंडस्केप। और हमने और भी जैसे ढेर सारी बातें, कैसे पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस, फोस्टर लॉयल्टी, इनकरेजिंग रिपीट यूज़ और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। हमने पर्सोना के बारे में बात की, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात की, हाउ माइट बी के बारे में बात की, MVP के बारे में बात की, ट्रेड के बारे में बात की और फाइनली लॉन्च के बारे में बात की। कैसे ये की स्टेजेस हैं किसी भी ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन को बनाने के लिए। और इस सप्ताह में हम ट्यूटोरियल, डेमो और पैनल डिस्कशन भी करेंगे, जो कि आप बाकी एडिशनल मटेरियल में देख सकते हैं। फॉर फर्दर रीडिंग्स आप ये सारे रिसोर्सेज को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक हैं। और इसी के साथ मैं इस सप्ताह में से आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगले सप्ताह में फिर से मिलेंगे।